बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5th के मैथ्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ग्रेसी बोरोवेड 4000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने बैंक से 4000 उधार लिया है नेट खरीदने के लिए। सी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ, और उन्होंने प्रत्येक मंथ 345 रुपीज़ बैंक को पेड किया है, लौटाया है। ऐसा कब तक किया है? 1 साल तक उन्होंने किया है। तो हाउ मच टोटल अमाउंट सी रिटर्न टू द बैंक, तो बैंक को उन्होंने टोटल अमाउंट 1 साल में कितना रिटर्न किया ये बताया है। तो इसकी वर्डिंग आप कैसे करेंगे? यहाँ से पहली लाइन में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ग्रेसी बोरोवेड ₹4000। दूसरी लाइन कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे? सी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ। ये आपको दूसरी लाइन में वर्डिंग करनी है। ओके, फिर आपको इसमें लिखना है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, हम आपको करके दिखाते हैं। पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो। ठीक है, ये हमने लिख लिया। पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में ये। फिर आपको यहाँ ये बताना है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो अगर वह एक महीने में 345 रुपये बैंक को वापस कर रही है, तो 1 साल तक ऐसा कर रही है। मीन्स कि पूरे 12 महीने तक उन्होंने 345 रुपीज़ बैंक को दिया है। तो आपको 345 से 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 1 ईयर का आ जाएगा। तो आपको लास्ट वाली लाइन में लिखना है कि टोटल अमाउंट सी रिटर्न टू द बैंक इक्वल टू 12 इंटू 345, और 12 को 345 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4140 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 1/5। 1/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं। तो आपको सोल्यूशन में लिखना है 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 1/5। अब आपको 1/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका हो जाएगा 1/5 को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो आप इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। अभी आपने 2/2 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/5 को अब आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। आप अदर नंबर का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही करना, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना। आप ट्राई करना 1/2 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना, 1/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना, 1/7 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना। क्योंकि आपका नंबर ये जो 1/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, इसकी जगह पे वो फ्रैक्शन चेंज करके भी आपको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1/5 ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। तो इस क्वेश्चन में आपको 12 एंड 24 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड करेंगे। 12 किस किस नंबर की टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। वही नंबर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर्स निकालने का सबसे ईजी तरीका कि कोई नंबर छूटे ना, आपको क्या करना है, क्योंकि 12 के 1 एंड 12 खुद फैक्टर होंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर्स 1 और वो नंबर खुद होता है। तो एक साइड आपको 1 लिखना है, दूसरे साइड वो नंबर लिखना है जिसका आप फैक्टर फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखो? 12। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो यहीं से निकलेगा। और दूसरी बात आप सभी जानते हैं कि 12 2 की टेबल में आता है, तो 2 6 ज़ा 12। फिर और 12 और किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 4 ज़ा 12। अब देखो 3 एंड 4 के बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं बचा, मतलब कि 1 2 3 4 6 एंड 12 ये 12 के फैक्टर होंगे। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि 12 के फैक्टर होंगे। 24 का फाइंड करो, 1 लिखो और एक साइड क्या लिखो? 24। फिर 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। फिर 3 8 ज़ा 24। फिर 4 6 ज़ा 24।
और 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। 5 की टेबल में 24 आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टर फाइंड करना ताकि एक भी नंबर छूटे नहीं। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप और भी क्वेश्चन के फैक्टर फाइंड करना, जैसे कि 32 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, इन सभी नंबर्स के भी आप फैक्टर फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स सेल ऑन द गिवन स्क्वायर विद द नंबर्स 1 to 9 इन सच अ वे दैट द सम ऑफ ईच रो इज 15। आपको 1 to 9 नंबर्स का स्क्वायर बनाना है, मैजिक स्क्वायर बनाना है, और ऐसा मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना है कि उनके आप सभी रो को प्लस करो तो कितना आना चाहिए? 15। तो जब भी हम मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, कितने नंबर्स का ड्रॉ करना है? 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का आपको मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो आप इस तरह से पहले 9 बॉक्सेस बना लोगे, एक एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर 1 से लिखना स्टार्ट करोगे, 1 2 3, फिर आपको इनको खाली छोड़ देना है, फिर यहाँ पे लिखो 4 5 6, फिर इनको फिर से खाली छोड़ देना है, 7 8 9। ये नंबर कट करके आपको इसके सामने लिखना है, ये नंबर कट करके आपको इसके सामने लिखना है, ये नंबर कट करके आपको इसके सामने लिखना है, और ये नंबर कट करके आपको इसके सामने लिखना है। अब 2 7 6 9 5 1 4 3 8 ये एक मैजिक स्क्वायर है। अब कह रहा है कि इनके रो को आप प्लस करो तो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 2 7 6 को प्लस करके देखो 15 आ रहा कि नहीं आ रहा है? 2 + 7 + 6, 7 6 13, 13 2 15। अब इनको प्लस करो, 9 + 5 + 1, 9 1 10 और 5 15। फिर इनको प्लस करो, 4 + 3 + 8, 8 4 12, 12 3 15। ये देखो 15 आ रहा, मीन्स कि ये हमारा एक मैजिक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 2 रुपीज़ 50 पैसे। एक पेन का कॉस्ट दिया है, कितना है? 2 रुपीज़ 50 पैसे, मीन्स कि एक पेन 2 रुपये 50 पैसे में मिल रही है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 1.5 डजन पेन। आपको कॉस्ट बताना है कि 1.5 डजन पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो डजन में कितने पेन होंगे? 1 डजन में कितने पेन होंगे? 1 डजन में होंगे पूरे 12 पेन। ठीक है, तो 1.5 डजन में कितने पेन हो जाएंगे? 1.5 डजन में पेन हो जाएंगे, 1 डजन में हो गए 12 और हाफ डजन में हो जाएंगे 6। 12 का हाफ 6, मीन्स कि टोटल पेन कितने होंगे? 18 पेन। 1.5 डजन में टोटल 18 पेन्स होंगे। ठीक, सो कॉस्ट ऑफ आ पेन का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ आ पेन का कॉस्ट है 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो आपको 18 पेन का कॉस्ट बताना है। तो 18 पेन के प्लेस पे आप कितना रखो? 1.5 डजन। कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन पेन, कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन पेन इक्वल टू 1.5 डजन में कितने पेन है? 18 पेन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 रुपीज़ 50 पैसे से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 18। 8 0 0, 8 5 40, 40 का 0 कैरी आई 4, 8 2 16, 16 4 20, 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2, प्लस कर दो 0 0 5 2 2 4, फिर 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा है ना, तो अपने आंसर में भी 1 2 2 डिजिट बिफोर काउंट करके क्या लगा दो? पॉइंट। कितना आ गया आपका? 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ मीन्स कि एक पेन का कॉस्ट यदि 2 रुपीज़ 50 पैसे है तो 1.5 डजन पेन का कॉस्ट 45 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रा अ फिगर टू रिप्रेजेंट एन ओपन स्क्वायर बॉक्स। आपको एक ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जो ओपन स्क्वायर बॉक्स को रिप्रेजेंट करता हो। तो आप पहले 3 स्क्वायर बना दो, एक स्क्वायर यहाँ और एक स्क्वायर यहाँ। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओपन स्क्वायर बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमने चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उनमें ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है कि इसको कैसे ओपन स्क्वायर बॉक्स और क्लोज स्क्वायर बॉक्स में
इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो इनको ये ओपन स्क्वायर बॉक्स कैसे होगा, जब आप इसको ऊपर करोगे, इस वाली साइड को भी ऊपर करोगे और इस वाली साइड को भी ऊपर करोगे और इस वाली साइड को भी ऊपर करोगे, तो ये चारों साइड से बंद तो हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर से ओपन रहेगा, खुला रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। आपको एक रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड गिवन है जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको लेंथ कितना गिवन है वो लिख लीजिए, लेंथ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर है। क्या रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड मीन्स कि रेक्टेंगल की एरिया एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 9 जा 126, ओके 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी एरिया। और आपको क्या फाइंड करना है, इसमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद है तो प्लीज़ फार्मूले याद कर लेना, नहीं तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ है आपको 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 14 में 9 प्लस करोगे तो कितना आएगा 23। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46। और ये सेंटीमीटर में है ना क्वेश्चन, तो इसका पेरीमीटर भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रा द फिगर ऑफ एंगल्स ऑफ मेजर राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल। आपको इसमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करने हैं किसके, राइट एंगल का, मोर देन राइट एंगल का एंड लेस देन राइट एंगल का, लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर कितनी होती है 90 डिग्री होती है, जो फिक्स 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। ये आप ड्रॉ कर दो और यहाँ पे कितना लिख दो 90 डिग्री। मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो आपको एक सबसे पहले ऐसी स्ट्रेट लाइन लेनी है और दूसरी जो इधर वाली आप इसकी साइड लेना, इस पे जो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करना, ये इससे थोड़ी सी फैली हुई होनी चाहिए, इनके बीच का एंगल थोड़ी सी ज़्यादा होना चाहिए, वही होता है मोर देन राइट एंगल। मीन्स कि आपको ये सीधी लाइन ना लेके, ऐसा सीधा ना ड्रॉ करके आपको ऐसा ड्रॉ करना है, थोड़ी सी टेढ़ा। तो इन दोनों रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोर देन राइट एंगल होगा, ओके। और लेस देन राइट एंगल के लिए यही जो आपने इधर साइड इस साइड को फैलाया है, तो इसको इधर झुकाना है, इस वाली साइड को आपको थोड़ी इधर झुका देना है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन राइट एंगल। क्योंकि लेस देन राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन का मीन्स ही होता है कम। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये आपके एंगल्स हो गए, ये 90 डिग्री हो गया, ये मोर देन राइट एंगल हो गया और ये लेस देन राइट एंगल हो गया। ठीक है, मोर देन राइट एंगल्स को बच्चों ऑब्ट्यूस भी बोला जाता है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल भी बोला जाता है। लेस देन राइट एंगल को एक्यूट एंगल भी बोला जाता है, ACTU, ठीक है, एक्यूट एंगल भी बोला जाता है। तो इनकी जगह में आपको ऐसा भी बोल देगा कि राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल को ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप। इस शेप में कितने एंगल्स हैं ये बताना है। कितने एंगल्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये और ये भी 13, टोटल कितने हैं 13 एंगल्स, देयर आर 13 एंगल्स। ठीक है, तो आप इस तरह से काउंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लासीफाई एंगल्स 120 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। इनके टाइप के बेस पे इनको आपको बताना है कि किस तरह के एंगल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था इसके पहले के क्वेश्चन में, अगर फिक्स 90 है तो वो राइट एंगल होगा,
अगर फिक्स 90 डिग्री है तो राइट एंगल होगा। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री होती है उसे राइट एंगल बोलते हैं, और ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और क्या लिख सकते हो इनमें? ये तो राइट एंगल ही इसे लिखोगे, और इसे क्या लिखोगे? मोर देन राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को क्या लिख सकते हो आप? मोर देन राइट एंगल। और एक्यूट एंगल को आप क्या लिखते हो? लेस देन राइट एंगल। ओके। 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से अगर कम है तो एक्यूट एंगल। कम वाले को लेस देन राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, और ज़्यादा को मोर देन राइट एंगल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देयर इज 50 kg राइस इन अ सैक। एक बोरे में 50 किलोग्राम चावल है। हाउ मेनी राइस विल बी देयर इन 8 सच सेक। तो आपको बताना है कि 8 बोरे में कितना चावल आएगा। तो 1 सेक में कितना चावल है? 1 बोरे में 50 किलो चावल है। नंबर ऑफ सेक कितने हैं? कितने बोरे हैं? टोटल 8 बोरे हैं। आपको 8 बोरे का ही निकालना है, ठीक है। तो 8 सैक ऑफ राइस मतलब 8 बोरों में कितना चावल आएगा? तो आप 8 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 1 बोरे का आपको दिया हुआ है कि 1 बोरे में 50 किलोग्राम चावल है। 8 बोरे का आपको निकालना है, तो 1 बोरे के कॉस्ट में, 1 बोरे के वेट में आपको 8 बोरे का मल्टीप्लाई कर देना है। 0 का 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40, यानी कि कितने होंगे? 400 किलोग्राम। अगर 1 बोरे में 50 किलोग्राम चावल है तो 8 बोरे में कितना आएगा? 400 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अंशु यूज्ड 100 रुपी नोट्स टू डू परचेस ऑफ 1 लाख। हाउ मेनी नोट्स वर गिवन। अंशु ने 1 लाख की खरीदारी के लिए 100 रुपए के नोट यूज़ किए हैं। तो आपको बताने हैं कि हाउ मेनी नोट्स वर, उन्होंने दुकानदार को कितने नोट्स दिए हैं। तो परचेसेस ऑफ अंशु ने कितना खरीदा है? अंशु ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5। ओके। अंशु यूज्ड नोट्स फॉर परचेसेस। कितने रुपए का नोट दिया है उन्होंने दुकानदार को? 100 रुपए का नोट दिया है। तो टोटल नोट्स ऑफ 100, तो 100 रुपए के कितने नोट्स हो जाएंगे? 1 लाख को आपको 100 से डिवाइड कर देना है। देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कट कर दो, बचा कितना? 1000। मतलब कि 1000 नोट, 100 रुपए के 1000 नोट उन्होंने दुकानदार को दिए हैं। क्वेश्चन 13 देखिए। अ ट्रेन रन्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स कि वह 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है कि 360 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक, उसको कितना टाइम लगेगा 360 किलोमीटर कवर करने में, 360 किलोमीटर जाने में। दिया क्या है आपको? स्पीड कितनी है? स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ लिख लो 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस आपको गिवन है 360 किलोमीटर। टाइम निकालना है। टाइम ही तो पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट। टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मीन्स कि डिस्टेंस को आप स्पीड से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 360। 360 को 80 से डिवाइड कर दो। 0 का 0 से कट कर दीजिए। अब 36 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 36 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, कितना आया? 4। ओके। यहाँ पॉइंट लीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 5 जा हो गया 40, मीन्स कि कितना आ गया? 4.5 आवर। 4.5 को कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हो क्या? 4 आवर्स 30 मिनट। अच्छा, ये चीज़ आपके समझ में आ रही है? इसे हमने 30 मिनट क्यों लिखा? देखो आप यहाँ पे
ये 30 मिनट ही इसे क्यों लिखा? ये तो 4 पूरी तरह से कंप्लीट है, 8 का 4 टाइम्स डिवाइड पूरी तरह से चला गया है, मीन्स कि आपका 4 आवर तो कन्फर्म है, 4 आवर लगेंगे। और फिर जो ये बचा, कितना बचा था आपका यहाँ पे? 4 रिमाइंडर बचा था, 8 से उसको डिवाइड करना था, तो मीन्स कि जो आवर था वो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अब जो बचे वो क्या है? मिनट हैं। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको 60 से कर दो मल्टीप्लाई, फिर ये कितना हो जाएगा आपका? 4 6 ज़ा 24, और ये हो गया आपका 0 और अपॉन में 8 3 ज़ा 24, कितना बचा आपका? 30। ठीक है, कितना बचा आपका? 30 मिनट। तो अगर आपको ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। इस चीज़ को आप डायरेक्ट किस में? मिनट में कन्वर्ट कर दो। 36/8 को आप किससे? 60 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएगा 4 आवर 30 मिनट। ओके, क्वेश्चन 14 देखिए, ड्रा एन ओपन एंड क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड। आपको 3 साइड का मतलब उसमें 3 साइड होनी चाहिए और आपको एक ओपन और एक क्लोज कर्व वो करना है, ड्रॉ करना है। तो 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर तो केवल और केवल क्या होता है? ट्रायंगल होता है। तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। ट्रायंगल में आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये हो गया आपका क्लोज, ये क्या हो गया आपका? क्लोज्ड फिगर। ये हो गया आपका क्लोज्ड फिगर। अब आप एक ड्रॉ कर दो ओपन फिगर। ओपन फिगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और आप कोई भी ओपन फिगर ड्रॉ कर दीजिए, बस वो क्या होना चाहिए? खुला हुआ होना चाहिए। और उसमें कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड होनी चाहिए। जैसे 1 2 3, इसमें भी 3 साइड है, 1 2 3, इसमें भी 3 साइड है। अगर आपको कोई और फिगर आते हैं तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो जी 16 रुपीज़। 1 किलोग्राम पोटैटो का कॉस्ट कितना दिया हुआ? 16 रुपीज़। हाउ मच डज 2.5 किलोग्राम पोटैटोज कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटोज, 1 किलो आलू कितने में मिल रहा है? 16 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आपको 2.5 kg का बताना है, 2.5 का बताना है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखिए। 2.5 ये किस में है? अभी मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है? 2 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, और इस नंबर को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस करिए, 4 1 5, 5/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5/2। 5/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 16 से। इसको इससे कट कर दीजिए, 2 8 जा 16, 8 की टेबल में आता है, 2 8 जा 16। अब बचा क्या आपका? 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 5 8 जा 40। यानी कि 1 किलोग्राम पोटैटो 16 रुपीज़ में मिल रहा है, तो 2.5 किलोग्राम पोटैटोज 40 रुपीज़ में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। मल्टीपल्स का मीन्स होता है बच्चों टेबल। तो 3 and 4 के आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स कि आपको 3 के क्या लिखने हैं? टेबल लिखने हैं। क्या लिखनी है? टेबल लिखनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरह से आप क्या करो? इसकी टेबल लिख लो। ये हमने लिख लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब देखिए, कॉमन मल्टीपल्स का मीन्स होता है जो दोनों में हो। 3 की टेबल में भी वो नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, वो नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हों। तो वो क्या है? एक होता है 12, ठीक है, और एक होता है 24। और इधर आप जितना आगे जाते जाओगे तो मिलता जाएगा। अभी आप लिख लो क्या? 12 and 24। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 25 and 35। 25 and 35 के सभी फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर ऑफ 25 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 25 हो जाएंगे। 25 किसकी किसकी टेबल में आता है? 1 1 5 5 जा 25, और 25 खुद की टेबल में भी आता है। और 35 के फैक्टर्स 1 हो जाएगा, 5 से 1 जा 35, खुद 35 की टेबल में आता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 24 and 36। 12 24 and 36 का सबसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप 12 24 and 36 के फैक्टर्स तो लिख लीजिए। फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 36।
12 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 1 लिखिए, 12 लिखिए, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 24 के फैक्टर्स 1 लिखिए, 24 लिखिए, 2 12 2 जा 24, और फिर 12 के बाद 3 से कट करिए, 3 8 जा 24, फिर 3 के बाद अब 4 4 6 जा 24। अब 36 के फैक्टर लिख लीजिए, 1 36, 2 जा किसके 2 जा में 36 आता है? तो 18 2 जा 36, किसके 3 जा में आता है? तो 3 जा 6 3 जा, सॉरी 6 3 जा नहीं, 12 3 जा, 12 3 जा, फिर 12 3 के बाद ये 4 की भी टेबल में आता है, 4 9 जा 36, फिर ये 6 6 जा 36। अब देख लो इसमें बिगेस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन हो लेकिन सबसे बड़ा हो। कॉमन तो बहुत सारे हैं, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, लेकिन ऐसा आपको कॉमन बताना है जो बिगेस्ट हो। बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आपको बताना है। बिगेस्ट क्या है? 12 है, तो इसका बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 12 हो गया। हम इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।